हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं केमिस्ट्री का अध्याय 1 यानी एकक 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत मूल अवधारणाएं यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसे इंग्लिश में कहते हैं। दोस्तों आज हम इस भाषा इस सब्जेक्ट की पहले अध्याय का शुरुआत कर रहे हैं, तो हमारे साथ कांटेक्ट बनाए रहिएगा क्योंकि हम इसमें कुछ डीपली से पढ़ेंगे इस केमिस्ट्री को कि इसका हम बेसिक समझेंगे। बेसिक में सबसे पहले लगाएंगे हम हेडिंग की पदार्थ होता क्या है। क्या हम 10वीं कक्षा से जो पढ़ रहे हैं, तो 10वीं कक्षा में क्या है कि कंटेंट आपका थोड़ा सा था। अब इसमें क्या है, सिलेबस बढ़ गया है और बढ़ गया है, कठिन नहीं है, बढ़ गया है। बस बढ़ने की वजह से थोड़ा क्या है, बच्चे यहाँ वहाँ विचलित होते हैं, जिससे आप घबराइएगा नहीं। बस हमारे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, देखते हैं कैसे समझेंगे हम केमिस्ट्री को आसान भाषा में। ये केमिस्ट्री भी क्या है कि मैथ और फिजिक्स जैसी एक सब्जेक्ट है। कुछ बच्चे होते हैं सोचते हैं कि ये तो थ्योरी वाली है, थ्योरिकल है, इसे हम बाद में पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। इसे अच्छे से ध्यान से पढ़िए कि हमने हेडिंग लगाया पदार्थ। अब पदार्थ को क्या एक और कहते हैं, इसे द्रव्य भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, द्रव्य। द्रव्य को इंग्लिश में जो है मैटर कहते हैं। क्या, मैटर, ठीक है ना। अब ये जो द्रव्य है ये द्रव नहीं है, याद रखिएगा, क्या द्रव नहीं है। एक और होता है द्रव। द्रव जो होता है लिक्विड, ये द्रव्य है यानी मैटर यानी पदार्थ कहलाता है। अब जो पदार्थ है, पदार्थ की सिंपल सी डिफिनीशन ये है कि जो हमारी ये पूरे ब्रह्मांड में, याद रखिएगा कि हमारी पृथ्वी में नहीं, पृथ्वी की बात नहीं हो रही, पूरी ब्रह्मांड की बात है कि पूरी ब्रह्मांड में जो भी वस्तु कुछ द्रव्यमान हो उसका, यानी जैसे मैं इस मार्कर को देखूं तो ये मार्कर में क्या है, किसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। और देखिए यहाँ पर जैसे कुछ खाली जगह, यहाँ पर इसे रख दिया जाए तो ये क्या होगा, कुछ ना कुछ स्थान घेर लिया, यानी वहाँ की जगह घेर लिया, उसके नीचे जो पेपर है वो दिख नहीं रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, पदार्थ है। इसी तरह हम देखें, हम भी एक हम खुद स्वयं एक पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और हमारा भी क्या है कि जहाँ पर हम बैठते हैं या फिर खड़े होते हैं वो क्या है कि उस जगह की स्थान घेर लेते हैं। समझ में आ गया होगा पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ, इसे डिफिनीशन लिखें तो लिख सकते हैं कि ब्रह्मांड की वह हर एक वस्तु जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हो और उसका कुछ द्रव्यमान हो, क्या कहलाती है, पदार्थ, द्रव्य या मैटर कहलाती है। ठीक है, देखिए हमने आगे इसकी परिभाषा लिख दी है। हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती हो, पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है अगली हेडिंग, पदार्थ का वर्गीकरण, यानी हम पदार्थ का वर्गीकरण किस तरह से कर सकते हैं। तो हम दो तरीकों से तो देखिए हमने हेडिंग लगाया पदार्थ का वर्गीकरण। अब जो ये पदार्थ का वर्गीकरण है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पदार्थ जो है, पदार्थ, ये दो तरीकों से हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। दो तरीकों से कौन कौन से, पहला एक ऐसे कर दें कि इसके भौतिक वर्गीकरण, क्या भौतिक, पहला हम इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं, भौतिक वर्गीकरण, ठीक है ना। और दूसरा वर्गीकरण जो हो सकता है वो क्या होगा, रासायनिक वर्गीकरण, ठीक है ना, रासायनिक वर्गीकरण। तो देखिए जो भौतिक वर्गीकरण है इसको हम तीन कैटेगरी में रख सकते हैं। तीन कैटेगरी में क्यों रख सकते हैं, जैसे देखिए समझिए, जैसे एक पदार्थ हो गया। अब पदार्थ को हम भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण में विभाजित करते हैं। अब भौतिक वर्गीकरण जो है, तो भौतिक वर्गीकरण में तीन कैटेगरी आती हैं। एक आती है द्रव, दूसरा ठोस, तीसरा गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस, ये तीन कैटेगरी आती हैं। तो ये तीन कैटेगरी क्यों आती हैं, क्योंकि क्या भौतिक वर्गीकरण में जैसे कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में उनके अणुओं के छोटे छोटे अणु जो होते हैं, उन अणुओं के मध्य कुछ बल लगता है। उन बल के हिसाब से इसे हम तीन भागों में बांटते हैं। तीन भाग कौन कौन से होते हैं, पहला हो गया द्रव, दूसरा क्या होता है ठोस, और तीसरा क्या हुआ इसका गैस, ठीक है ना। अब इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, द्रव को कहते हैं लिक्विड, ठीक है ना। और जो ठोस होता है इसे क्या कहते हैं, सॉलिड, और गैस को कहते हैं गैसें, ठीक है ना। तो ये हो गया इनके मध्य जो बल लगते हैं उनके हिसाब से। अब देखिए जो ये ठोस, द्रव, गैस में जो अणुओं के मध्य छोटे छोटे अणुओं के मध्य जो बल लगता है उसे हम कहते हैं वंडर वॉल बल। याद रखिएगा ये बल, इसे एक किनारे आप लिख सकते हैं कि इनके मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, वंडर वाल्स बल। जैसे आपने पहले पिछली कक्षाओं में, कक्षा 9वीं में पढ़े होंगे कि जो होता है ये पृथ्वी पर कौन सा लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे हम नीचे चिपके रहते हैं और पेड़ से जो आम है नीचे ही गिरते हैं। उसी प्रकार ये वंडर वाल्स बल है जो, तो ये हर एक पदार्थ में हर एक पदार्थ में लगता है, उनके छोटे छोटे कणों में, ठीक है ना। तो वो छोटे छोटे कण जो हैं चिपके रहते हैं। जैसे ये द्रव, ठोस, गैस बनता है, उनके मध्य आकर्षण की वजह से ये होता है कि ठोस क्यों है, द्रव क्यों है और गैसी क्यों है, ठीक है ना। तो इसे हम बेसिक से समझेंगे। हालांकि हम कक्षा 9वीं में, 8वीं में ये हम पढ़ चुके हैं, मगर हमें क्या है कि इसे हमें गहराई से, बिल्कुल डीपली से हमें पढ़ना है, इसलिए हम इसको एकदम बेसिक से बता रहे हैं। तो देखते रहिए और हम बता रहे हैं, ठीक है ना।
और एक बात जो और है उसे भी याद रखिएगा कि जो वंडर वाल बल है इसे क्या कहते हैं, अंतराण्विक बल भी कहते हैं। क्या? अंतराण्विक अंतराण्विक बल। ठीक है, मतलब ये इनके जो ठोस द्रव गैस है इनके मध्य जो छोटे छोटे कण हैं उनके मतलब जो अणु हैं वो अणु के मध्य जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, अंतराण्विक बल या फिर वंडर वाल्स बल। ठीक है ना। अब देखिए जो द्रव है तो द्रव के मध्य जो बल है, सबसे पहले देखें यदि ठोस, तो ठोस में क्या होता है, इनके मध्य जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो बिल्कुल पास में होते हैं, मतलब बहुत मजबूती से एकदम चिपके होते हैं। ठीक है ना। जैसे इसमें बनाएं तो इसे ऐसे ही चिपके रहते हैं। ठीक है, यानी ये ठोस में जो है अणु एकदम पास पास में होते हैं, बहुत डीपली से चिपके होते हैं। ठीक है ना, गहराई से मतलब पकड़े रहते हैं मजबूती से। और इसकी तुलना में द्रव में जो होता है, द्रव में थोड़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है ना, क्या होता है, थोड़ी दूर दूर। इसलिए ठोस में देखिए मजबूत होता है, मतलब इनके मध्य जो अणु है एकदम तेजी से पकड़े रहते हैं, लेकिन लिक्विड में जो है थोड़ी दूर रहते हैं। इसीलिए ठोस एकदम एक जगह निश्चित है पकड़े रहने के कारण, और लिक्विड थोड़ी दूर है तो थोड़ी बहने लगता है। ठीक ना। और जो गैस है, गैस में लिक्विड से भी ज़्यादा दूरी रहती है इनमें अणुओं के मध्य। ठीक है ना, इसमें क्या है, बहुत दूर रहते हैं अणु। जब बहुत दूर होते हैं तो इसमें कुछ होता ही नहीं, मतलब ये तो ठोस है तो एकदम बंधा है, और ये थोड़ा दूर है तो ये बहने लगा, और इसमें और दूर है तो ये और उड़ने लगा। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही समझते रहिएगा कि जो ठोस में है तो अणु क्या है, पास पास रहते हैं, द्रव में थोड़ी ठोस की तुलना में दूर दूर, और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए ये क्या है, बहने लगते हैं। अब इसके आयतन के बारे में देखते हैं कि आयतन कैसे होता है ठोस, द्रव और गैस में। तो देखिए जो द्रव में आयतन होता है, जैसे द्रव में जैसे हम 1 लीटर वाटर लें, मतलब पानी लें 1 लीटर, अब उस 1 लीटर पानी को बाटल में डालें या फिर ग्लास में, मतलब कुछ तो बहुत सी चीज़ों में डालेंगे। 1 लीटर वाटर मतलब 1 लीटर पानी को तो हमेशा 1 ही लीटर रहेगा, वो 2 लीटर में नहीं बदलेगा। यानी क्या होता है कि जो द्रव है ये हमेशा क्या है, निश्चित होता है इसका आयतन। क्या होता है, निश्चित। ठीक है ना, मतलब द्रव जो है उसका आयतन फिक्स है कि यदि हम 1 लीटर पानी लिए हैं या फिर 1 लीटर दूध लिए हैं तो वह 1 लीटर दूध चाहे बाटल में डालो, डिब्बे में डालो, बाल्टी में डालो, किसी में भी डालो, वो हमेशा निश्चित रहेगा, 1 ही लीटर रहेगा, वो 2 लीटर कभी होगा ही नहीं। ठीक है ना। इसी प्रकार जो ठोस है, ठोस का भी आयतन जो है निश्चित रहता है। अब ये ठोस का क्यों रहता है, क्योंकि देखिए यदि हम ये मार्कर लिए हैं तो ये मार्कर अभी इतना है तो इतना ही रहेगा। यदि अगर हम इसे चाहे अमेरिका ले जाएं या फिर कहीं मतलब चीन कहीं भी ले जाके रख दें तो ये हमेशा फिक्स रहेगा। अभी चीन नहीं, क्योंकि कोरोना लगा है, इसलिए देखिए जो मार्कर है तो मार्कर को क्या है, कहीं भी रखें तो ये जितना भी है उतना ही रहेगा, इसका जो आयतन है वो मतलब गड़बड़ नहीं होगा, हमेशा फिक्स रहेगा, ये निश्चित रहता है। ठीक है ना। और जैसे गैस का देखें तो गैस में क्या होता है कि ये अनिश्चित होता है। अब ये क्यों अनिश्चित होता है समझते हैं, अनिश्चित। ठीक ना, क्या होता है, गैस का जो आयतन है वो अनिश्चित होता है। अब गैस का आयतन अनिश्चित क्यों होता है समझिए, जैसे हम कोई मतलब इसमें ले लें, जैसे अगरबत्ती का धुआं जो होता है, वो अगरबत्ती के धुआं को एक छोटी सी डिबिया में हम डाल मतलब पैक कर लें, जला के उसमें पैक कर लें। यदि उस छोटी सी डिबिया को पैक करें मतलब अगरबत्ती के धुएं को, यदि एक मतलब वो कितना स्थान घेर रही है, एक छोटी सी डिबिया के बराबर। अब उसी डिबिया को यदि हम एक कमरे में खोल दें तो पूरी जितनी भी धुआं है पूरे कमरे में फैल जाएगा। अब पूरे कमरे में फैल जाएगा, यानी अब उसका आयतन कितना हो गया, पूरे उस कमरे के बराबर। यानी जो गैस है तो उस गैस का आयतन फिक्स नहीं है, यानी आप जितना भी गैस मतलब जैसे पूरे कमरे में गैस है उसे खूब प्रेशर लगाएं तो छोटी सी डिबिया में भी आ जाएगा, यानी पूरे कमरे का आयतन ले रही थी अभी, अब वो कितना हो गया, एक छोटी सी डिबिया बराबर। यानी क्या है कि इसका आयतन जो है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित है। यानी यदि 1 लीटर मतलब छोटी सी डिबिया में यदि 1 लीटर आ रहा है ये क्या कहते हैं गैस, तो वो 1 लीटर गैस को यदि छोड़ें तो पूरे कमरे में लगभग पूरे में फैल जाएगी। ठीक है ना। अब जब पूरे में फैल जाएगी अब फिर उसको नापेंगे तो पूरे कमरे के बराबर, यानी कमरे में जितना भी होगा कितने, लगभग 50 लीटर के बराबर, मतलब फुल हो जाएगा, यानी पूरे कमरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी समझ में आ गया होगा। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं द्रव में और गैस में, एक आयतन निश्चित और अनिश्चित में। तो याद रखिएगा द्रव को यदि 1 लीटर लिए, यानी दूध को 1 लीटर या फिर वाटर को 1 लीटर लिए, किसी बाटल में डालो या फिर गिलास में, या हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है ना, मतलब ये निश्चित रहेगा। यदि गैस को लें तो एक गिलास में लेंगे, मतलब छोटी सी डिबिया में, क्या गैस गिलास में ले नहीं सकते क्योंकि बंद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसे यदि गिलास में लें या फिर डिबिया में लें तो उसे बंद रखने पर ये थोड़ा सा रहेगा, लेकिन खोलने पर क्या होगा, बढ़ जाएगा, पूरे में फैल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित हो जाएगा, मतलब निश्चित नहीं रहेगा। ठीक ना। अब इसके बाद हम देखते हैं आकार के बारे में। तो देखिए हम हेडिंग लगाते हैं आकार, आप भी लगाते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, अब देखिए यदि आकार को अब देखा जाए तो जो लिक्विड है, यानी जैसे वाटर यानी पानी जो है, तो पानी को यदि हम गिलास में डालेंगे तो गिलास के रूप के रहेगा, और उसी पानी को यदि हम किस में डाल दें, बाटल में, तो बाटल के जैसे बन जाएगा। और यदि बाटल में डाल के क्या घड़े में डालें यानी मटकी में, तो मटकी के जैसे बन जाएगा शेप। यानी किसी में मतलब वाटर को मतलब जल को या फिर द्रव को किसी भी डालेंगे तो उसी का रूप ले लेगा। ठीक है ना, मतलब आकार जो है उसका फिक्स नहीं है,
बदलता रहता है, यानी जो द्रव है तो द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है ना, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। और यदि ठोस का देखें तो ठोस का फिक्स होता है, यानी निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि यदि जैसे मार्कर है तो ये मार्कर को हमारे जैसे हाथ में इतना है तो ये आपके भी हाथ में जाएगा, इतना रहेगा, ये नहीं कि वो फैल के क्या हो जाए, बिखर जाए, यानी बहुत सारा स्थान घेर ले। यानी ये क्या है, इसका मतलब आकार जो है फिक्स है, यानी ये क्या है, निश्चित है, ठीक है ना, क्या है, निश्चित है। और इसके बाद यदि हम देखें यहाँ पर गैस का, तो गैस का याद रखिएगा, गैस का ये आयतन भी अनिश्चित था और इसका क्या है, आकार भी हमेशा अनिश्चित रहेगा, ठीक है ना, आकार भी क्या रहेगा, अनिश्चित। अब इसका आकार क्यों अनिश्चित है समझिएगा, क्योंकि यदि जैसे हम कुछ गैस को लें और यदि गैस को जैसे हम डाल दें किसमें, एक छोटी सी डिबिया में, तो छोटी सी डिबिया के जैसे बना रहेगा। यदि हम उसे छोड़ दें तो पूरा फैल जाएगा, यानी उसका आकार अभी डिबिया के बराबर था, अब पूरा फैल के कैसे हो गया, जिस जहाँ पर फैल गया, यानी कमरे में फैला तो कमरे के जैसे, ठीक है ना। मतलब आकार जो है द्रव का अनिश्चित होता है, ठोस का निश्चित होता है और गैस का अनिश्चित, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल यदि हम लिखना चाहें इसमें, एग्जाम्पल में हम लिखें यदि इसमें, तो ये क्या है, द्रव में क्या हो सकता है, जैसे जल, ठीक है ना, इसे H2O कहते हैं, रासायनिक सूत्र H2O मतलब जल हो गया। और जैसे ठोस में देखें तो ठोस का उदाहरण क्या होगा, जैसे लोहा, ठीक है ना, यानी आयरन जिसे कहते हैं Fe। और जैसे इसे देखें गैस में, तो गैस में क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन यानी O2, H2 ऐसे हाइड्रोजन, ये कई उदाहरण, ठीक ना इसमें, और बाकी सब समझ सकते हैं कि नौवीं में, कक्षा नौवीं में पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण यानी क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, यहाँ पर लिखते हैं केमिकल क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, केमिकल क्वालिफिकेशन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, केमिकल क्वालिफिकेशन। और जो भौतिक वर्गीकरण है इसे कहते हैं फिजिकल क्वालिफिकेशन, फिजिकल क्वालिफिकेशन, ठीक है, मतलब ये फिजिकल क्वालिफिकेशन है, ये रासायनिक वर्गीकरण है, रासायनिक वर्गीकरण। अब ये जो रासायनिक वर्गीकरण है ये दो तरीकों से होता है, एक होता है क्या, इसमें होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है क्या, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा जो होता है वो होता है क्या, मिश्रण। अब इसमें बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, बड़ी बड़ी क्लासों में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि ये शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, यानी लगभग पदार्थ का जो रासायनिक वर्गीकरण है इसमें सब लोग क्या कर रहते हैं, हमेशा कन्फ्यूज में रहते हैं। इसे हम बहुत डीपली से पढ़ाएंगे, ध्यान से समझते रहिएगा, हमारे साथ कंटेंट बनाए रखिएगा, ठीक है ना, सीक्वेंस में। यहाँ पर तो क्या है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, रासायनिक वर्गीकरण को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में दो भागों में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो शुद्ध पदार्थ है इसे क्या कहते हैं, प्योर, मतलब इंग्लिश में लिखें तो इसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब इसमें जो शुद्ध पदार्थ है तो शुद्ध पदार्थ को हम ये लिख सकते हैं कि इसे क्या कहते हैं, एक ही प्रकार के अभिकर्मक, क्या, शुद्ध पदार्थ को क्या कह सकते हैं, एक ही प्रकार के अभिकर्मक, ठीक है ना, एक ही प्रकार के अभिकर्मक। अभी पहले शुद्ध पदार्थ समझते हैं, फिर इसके बाद मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, एक ही प्रकार के अभिकर्मक, और जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक यानी शुद्ध पदार्थ है ये भी दो कैटेगरी में होता है। अब ये दो कैटेगरी मतलब दो भागों में होता है। दो भाग क्या होते हैं, एक होता है क्या, एक होता है तत्व, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। क्या होता है, यौगिक, यानी एक हो गया तत्व, एक दूसरा क्या होगा, यौगिक। यानी अब इसमें भी देखें यदि, तो जो ये क्या कहते हैं तत्व है, इसे तत्व को कहते हैं एक ही प्रकार के परमाणु, मतलब इसमें क्या होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, क्या, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ठीक है ना। अभी इसे पूरा हम इसका कंफ्यूजन दूर करेंगे, ठीक है, पहले हम इसे अच्छे से समझ लिख लेते हैं, ठीक है। और जो यौगिक होता है तो उसमें विभिन्न, याद रखिएगा, विभिन्न परमाणु एक निश्चित अनुपात में होते हैं, एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, यौगिक में विभिन्न परमाणु एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे समझते हैं कि क्या क्या है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो तत्व है, सबसे पहले हम तत्व को शुरुआत करते हैं। तत्व का इंग्लिश में जो है एलिमेंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है ना, तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं। अब इसे तत्व को जो है परिभाषा जो है इसकी लिखा है एक ही प्रकार के परमाणु। इसके एग्जाम्पल यदि देखें, समझिएगा ध्यान से, हम इसे फिक्स तरीके से बताएंगे बहुत आसान भाषा में। देखिए जैसे एग्जाम्पल इसे देखें, एग्जाम्पल इसका क्या है, सबसे पहले क्या है, जैसे मान लीजिए
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बिस्मिथ और बहुत सारे उदाहरण जैसे H2O2, ठीक है ना। ऐसे ही कई क्या है उदाहरण हैं, यानी तत्व के कई सारे उदाहरण। अब ध्यान से समझिएगा, यदि यहाँ पर क्या है कि अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि तत्व जो है एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, लेकिन उदाहरण में जो एग्जाम्पल है तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बिस्मिथ तो ठीक है, लेकिन ये H2O2 इसमें तो दो दो हैं, दो दो परमाणु हैं। तो ध्यान से समझिएगा आप, इसमें क्या है कि इसमें आप जो परिभाषा इसकी बनाई है, परिभाषा पे आप फोकस नहीं कर पा रहे। देखिए फोकस करिए, इसमें लिखा गया है एक ही प्रकार के परमाणु, ये नहीं बोला गया कि एक परमाणु हो। क्या बोला गया है इसमें? इसमें बोला गया है एक ही प्रकार के परमाणु हों, चाहे दो हों या फिर तीन हों या फिर चार, ठीक ना, होना चाहिए एक ही प्रकार के। देखिए हाइड्रोजन में जो है H2 में H2 में केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है, मतलब एक ही प्रकार के परमाणु हैं, ना कि दूसरा कोई जुड़ गया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु है। सबसे पहला कंफ्यूजन यही होता है कि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, तो ये H2 और CO2 में दो दो क्यों हैं? ये दो नहीं है, ये एक ही प्रकार के परमाणु है, ना कि अलग अलग है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। यानी जैसे देखें, यदि एक चैम्बर बनाया गया है, जैसे मान लीजिए एक चैम्बर मतलब ये कुछ है बॉक्स, इसमें क्या है, मान लीजिए H2 गैस है, H2 गैस, इसमें खूब सारी H2 गैस है। यदि बाहर से देखा जाए कि इसमें कौन सी गैस भरी है, यानी कौन सा परमाणु है, तो केवल कोई बोलेगा तो केवल हाइड्रोजन ही डाला गया है। समझ में आ रहा है? दूसरा एलिमेंट्स इसमें नहीं है, यानी दूसरा तत्व नहीं है, यानी एक ही प्रकार के परमाणु से क्या बनकर मिला होता है, तत्व। अब यौगिक को देखें तो यौगिक में समझिएगा, यौगिक के इसी तरह एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में यौगिक को लिख सकते हैं जैसे H2O, ठीक है ना, H2O यानी वाटर। अब इस वाटर को देखिए, समझिएगा, एक उदाहरण काफ़ी है। इसमें देखिए लिखा है विभिन्न परमाणु एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। तो जैसे समझिएगा, जैसे एक ये चैम्बर है, इसमें चैम्बर में क्या है, H2O यदि डाला जाए तो H2O कई सारे होंगे, मतलब इस चैम्बर में क्या है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, यानी दो, मतलब इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों हैं तो ये क्या होगा, इसमें क्या हो गया, मतलब क्या है कि ये दो 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 हैं, यानी यौगिक हो गया, यानी विभिन्न प्रकार के क्या हैं, विभिन्न परमाणु हैं। और ये एक और चीज़ होती है, विभिन्न परमाणु जो हैं एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, यानी जैसे H2O में देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने हैं, दो, मतलब H2O में अनुपात यदि देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है, हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है, यानी इन दोनों का जो अनुपात है H2O में कितना है, 2:1। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी इसमें H2O का अनुपात भी फिक्स है, ये नहीं कि आप कहीं से लाएं, जैसे अमेरिका से पानी लाएं तो उसका अनुपात 3:1, यानी जो H2O है वो H3 हो जाए तो दूसरा बन जाएगा, ठीक है ना। यानी अनुपात हमेशा 2:1 रहेगा, चाहे नाले के पानी से लाओ या फिर मटके से या फिर नल से निकालो या फिर कुआं से, कहीं से भी निकालो, ये अनुपात जो है फिक्स रहेगा। ये अनुपात कुछ गड़बड़ हुआ तो वो वाटर नहीं होगा, कुछ दूसरा बन जाएगा, ठीक है ना, वो वाटर नहीं होगा, मतलब जल नहीं होगा। समझ में आ गया यौगिक। और देखते हैं, तो जैसे मिश्रण है, तो मिश्रण से पहले जैसे एक शुद्ध पदार्थ है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, कि जो यह क्या है, तत्व और यौगिक जो अलग अलग हैं। इसमें H2 एक तत्व ही है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं, हालांकि हैं ये मतलब दो ठो अणु हैं, दो ठो, लेकिन एक ही प्रकार के हैं, H2 मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दूसरा कोई नहीं है। समझ में आ गया होगा। और यौगिक में भी देखिए H2O मतलब विभिन्न परमाणु हैं और वो हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं, यानी आप कहीं से भी लाओ तो उसका अनुपात फिक्स है। अमेरिका से लाओ, चीन से लाओ, चीन अभी जाना थोड़ा मतलब दुविधाजनक है, जाना नहीं, कोरोना, फिर भी क्या है कि ये क्या है, फिक्स है, मतलब अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको एक और कन्फ्यूजन हो सकता है, अब वो कन्फ्यूजन क्या है समझिएगा। अभी आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि एक मतलब शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में क्या आता है, एक ही प्रकार के अभिकर्मक आते हैं। क्या? एक ही प्रकार के अभिकर्मक, लेकिन यहाँ पर H2O में तो अलग अलग है, H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, फिर से आप एक ये जो परिभाषा है इसमें फोकस करने से चूक गए। जैसे हमें इसमें क्या लिखा है, एक ही प्रकार के अभिकर्मक। अब अभिकर्मक का मतलब होता है सब्सटेंस। क्या होता है? सब्सटेंस। अभिकर्मक का मतलब क्या होता है? सब्सटेंस। और जो इसमें देखिए, मतलब सब्सटेंस का मतलब जो H2O है, तो यदि एक H2O का मतलब चैम्बर में यदि H2O डाले हैं, मतलब जल डाले हैं, तो वहाँ पर H2O एक H2O, दूसरा H2O, तीसरा H2O, चौथा H2O, मतलब लगभग सभी क्या होंगे, H2O ही होगा, मतलब एक ही सब्सटेंस होंगे, ना कि दूसरा मतलब वाटर मतलब जल में दूसरा, ना कि तेल ओल मिला दिया जाए। हमेशा क्या हो जाएगा, फिक्स रहेगा। इसमें हाइड्रो मतलब जल है तो जल के ही अणु मिलेंगे, H2O, इसलिए हम बोलते हैं कि ये शुद्ध जल है, यानी इसमें केवल H2O ही है, यानी क्या हो गया, ये शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आ गया। तत्व और यौगिक क्या है, शुद्ध पदार्थ, ठीक है ना। जैसे ये होंगे उसके एग्जाम्पल। अब जो मिश्रण है, तो मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कौन कौन से? पहला एक है समांगी मिश्रण और दूसरा क्या है, विषमांगी मिश्रण। क्या समझिएगा, इसका मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा जो है इसका दूसरा जो कैटेगरी है उसकी क्या है, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी
मिश्रण, ठीक है ना। अब इसे समझते हैं कि ये दोनों क्या है, समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या है, ठीक है। देखिए समांगी मिश्रण है, जो इसकी परिभाषा लिखें तो इसमें क्या होता है, समांगी मिश्रण को कहते हैं सभी अवयवों का सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन क्या होता है, एक समान रूप से उपस्थित है, एक समान रूप से उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। मतलब समांगी मिश्रण में सभी अवयव का जो पूर्ण मिश्रण है, मतलब सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन जो है एक समान रूप से उपस्थित होते हैं, ठीक ना, एक समान रूप से उपस्थित होते हैं। और विषमांगी जो है तो उसमें क्या है कि अवयव हमेशा अवयव मिश्रण में समान रूप से उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो समांगी मिश्रण है और विषमांगी मिश्रण है, इसमें बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि कैसे समझें। तो इसे समझने के लिए समझिएगा, ध्यान से हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे समांगी मिश्रण है, इसमें समांगी मिश्रण के एक उदाहरण यदि लें, जैसे एक उदाहरण इसमें शक्कर और प्लस इसमें क्या मिला दें, जल। यानी ध्यान समझिएगा, एक शक्कर अलग हो गया अणु, मतलब एक ये शक्कर अलग हो गया, इसका दूसरा रासायनिक सूत्र और इसका जल का दूसरा, मतलब दो अलग अलग हैं, यानी ये दो अलग अलग हैं, यानी दोनों अलग अलग के कारण मिश्रण की कैटेगरी में आ गए, ठीक है। और इन दोनों को यदि हम मिला रहे हैं तो एक क्या बनेगा, मीठा जल, जिसे शरबत कहते हैं, ठीक है ना। अब जब मीठा जल मिलेगा तो जैसे एक वाटर है, इस वाटर में यदि मतलब इसमें एक शक्कर मिला दिए हैं यदि, तो इसमें सब मिलाने के बाद अच्छे से मिला लीजिए, और फिर बाद में चम्मच से एक ऊपर से चम्मच में मतलब जब मिल जाए अच्छे से, तो ऊपर से एक चम्मच निकालिए और टेस्ट करिए, फिर बीच से निकालिए और नीचे से निकालिए, बीच से निकालिए और टेस्ट कीजिए, और नीचे से निकालिए और टेस्ट कीजिए। यानी तीनों जगह से, ऊपर से निकालें या फिर बीच से निकालें या फिर नीचे से निकालें, हमेशा इन सभी का क्या होगा, जो संगठन मतलब जल जितना मीठा होगा ऊपर उतना ही नीचे और बीच में भी होगा। मतलब जो संगठन है शक्कर का जल में अच्छी तरह से पूरी जगह मिल गया है, समझ में आ रहा है। यानी शक्कर और जल का जो मिश्रण है, इन दोनों का मिश्रण क्या है, संगठन एक समान रूप से उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। यानी ऊपर से अगर चेक करेंगे मीठा है तो ऊपर से और बीच से और नीचे से सेम प्रकार का होगा। और जैसे विषमांगी को समझा जाए तो विषमांगी में यदि जैसे समझ लीजिए, इसमें मिला दें क्या, एक हो गया जल और दूसरा इसमें जल में मिट्टी मिला दिया जाए, शक्कर न मिला के क्या मिला दें, मिट्टी। अब ध्यान समझिएगा, जल और मिट्टी मिलाएंगे और खूब अच्छी तरह से घोल लेंगे, और फिर बाद में थोड़ी देर बाद उठा के चम्मच से देखेंगे ऊपर से, तो क्या होगा, मतलब ऊपर मिट्टी कम रहेगी और बीच में थोड़ी ज़्यादा और नीचे सबसे ज़्यादा मिट्टी मिलेगी। यानी यहाँ पर शक्कर और जल को अच्छी तरह से मिलाने के बाद थोड़ी देर रखेंगे भी तो वो हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन इसमें क्या हो गया, नीचे मिट्टी धीरे धीरे आ जाएगी, जिससे ऊपर कम रहेगी और नीचे ज़्यादा। और जब नीचे ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, विषमांगी, ठीक है ना। मतलब संगठन समान रूप से नहीं होगा, अवयव मिश्रण में समान रूप से उपस्थित होगा। यानी क्या होगा, जल में मिट्टी समान रूप से रहेंगे, लेकिन इनका जो संगठन है, संगठन मतलब ऊपर से टेस्ट निकाला जाए और बीच से और नीचे से, तो उनका क्या होगा, जो मतलब संगठन है वो अलग अलग होगा, ठीक है ना, ऊपर कम मिलेगा और नीचे ज़्यादा। और शक्कर जल जो है, तो शक्कर और जल में क्या होगा, इनका मिश्रण जो है समान रूप से, मतलब संगठन समान रूप से होगा। इसलिए इसकी परिभाषा क्या बनाई गई है, सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में, यानी सभी अवयव, यानी देखिए यहाँ पर एक अवयव शक्कर, दूसरा जल, यानी इसका रासायनिक सूत्र, इसकी भौतिक रासायनिक सब अलग अलग गुण होंगे, और जल के दूसरा रासायनिक सूत्र और इसका भौतिक और रासायनिक गुण सब अलग अलग दोनों में होंगे। यानी क्या हो गया, ये दो सभी अवयव यानी दो हो गए, इसलिए इसे मिश्रण में रखा गया है, शुद्ध पदार्थ में नहीं रखें, ठीक है ना। और यहाँ पर भी जल और मिट्टी का अलग और जल का अलग, ये दो अवयव हैं, इसलिए इसे क्या मिश्रण में रखा गया है। और इसकी परिभाषा क्या है, अवयव मिश्रण में समान रूप से उपस्थित होते हैं। इसमें सभी अवयव का पूर्ण मिश्रण में, दो अवयव हैं, इनका पूर्ण मिश्रण में जो संगठन है एक समान रूप से उपस्थित होगा, ठीक है ना। ऊपर से चेक करो, मतलब टॉप से और बॉटम से, और नीचे मतलब मिडिल टॉप बॉटम तीनों जगह से यदि चेक करेंगे तो क्या होगा, मिश्रण में संगठन समान और विषमांग में क्या हो गया, अलग होगा। समझ में आ गया होगा। तो देखिए आज हम इस क्लास 11th की केमिस्ट्री जो है अध्याय 1 चैप्टर 1 का इस बेसिक स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, इसी तरह के कई वीडियो अपलोड हम करते रहेंगे। पूरी केमिस्ट्री इसी तरह हम आसानी से हम और आप मिलकर ख़त्म कर देंगे। और इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे तो हम हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यदि समझ में आएगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आगे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो मतलब इसकी जो फ़ोटो चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके ये मतलब इसका नोट्स ले सकते हैं। इसमें हमेशा हम उसमें क्या करते हैं, इसके मतलब फ़ोटो लेके और उसमें भेजते रहते हैं, तो आप उसमें जुड़ के ज़रूर देखिएगा। और यदि जुड़ना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाइए, नीचे एंटर हो रहा होगा हमारा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।